वो तालीम देखकर जो महाराज जी के यहाँ थी लड़कियाँ अट्रैक्ट हुईं, क्योंकि तालीम ज़रा अच्छी थी मेरी। बस उसके बाद से बैले वगैरह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया उसमें असिस्टेंट था। उसके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता था अंदर अंदर। और वे कहते थे, अबे जब वहाँ जाएगा तो बोल देना सबके सामने चाचा जी ने कौन सा मूवमेंट सिखाया था, तो मैं कहूँगा वो वाला। यह मज़ेदार किस्सा था। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं आ गया था। नीना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया। केशव भाई और मैं साथ ही रहते थे। संगीत भारती के ज़माने में अपने होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। वह जो मेरा नाच हुआ, वहाँ से कलकत्ता की ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की, इतनी कि तमाम अखबारों में मैं छप गया। बिल्कुल, मतलब वहाँ से लोगों को पता लगा कि मैं कुछ हूँ घर का। तो वहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ। उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई ब्रज नारायण ने बुलाया। वहाँ भी प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा गया। उसके बाद से फिर ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ते, बम्बई और उन्हीं दिनों कुछ अरसे के बाद मद्रास, भारतीय कला केंद्र के साथ ही गया था मद्रास। और धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे, इज्जत करने लगे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते हैं उसमें मेरा नियम था सुबह 4 बजे उठना बगैर नागा, चाहे बुखार चढ़ा है चाहे खांसी आ रही है। सुबह 5 बजे से रियाज, 5, 6, 7, 8 तक रियाज, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे को क्लास सुबह की। वह 3 साल मैंने खूब रियाज किया, मतलब यही सोच करके कि यही टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है तो अंधेरा कमरा करके किया करता था। जब बाद में थक जाऊं मैं तो जो भी साज हाथ लगे, कभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं, मतलब रिलैक्स होने के लिए। सितार तो मैं बहुत बजाने लगा था, अच्छा खासा, हाँ खूब ज़ोरों से बजाता था। सितार बजाने से हाथों में शक्लें पड़ने लगी थी। गिटार बजाने लगा ऐसे ही थोड़ा शौक के मारे। सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा, फिर बांसुरी मेरी बहुत दिन चली, फिर सरोद भी चलता रहा। खैर सरोद तो अब भी मेरा शौक है। तबला मैं शुरू से बजाता हूँ। पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था जब मैं छोटा था। एक फैमिली थी, सिंधी फैमिली थी। वो बेचारी मेरी बहुत मदद करती थी। कभी दाल मखाने की सब्जी जब बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी। उन दिनों मतलब हमारी हालत ऐसी थी कि कोई खिला देता तो अच्छा लगता था। कितने बैले किए, दुनिया भर के अलग अलग हिस्टोरिकल और फिर विदेश टूर भी शुरू हो गए। रूस पहला ट्रिप था मेरा, जिसमें कुमार संभव को लेकर हम लोग सब गए थे। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। रश्मि वाजपेयी के पूछने पर पंडित बिरजू महाराज ने स्वयं के विषय में बताया है। बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि पंडित बिरजू महाराज के शुरुआती जीवन में, यानी बचपन से किशोरावस्था तक, कितना संघर्ष था उनके जीवन में। उनकी मेहनत, दिनचर्या, सभी के विषय में उन्होंने एक एक कर बताया। अपनी बहनों का भी जिक्र किया, अपने परिवार का जिक्र किया। वे अपने पिताजी के शागिर्द रहे। अम्मा जी ने उन्हें किस प्रकार सहयोग किया, यह सब उन्होंने कहा है। यहाँ तक कि पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें और उनकी माँ को कितने कष्ट झेलने पड़े, इन सभी दिनों को उन्होंने याद किया है। फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझोला कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाले ढीले ढाले व्यक्ति जब मंच पर आते हैं तो बिल्कुल अलग से हो जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज जी के शरीर में गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन है। 8 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। बिरजू महाराज को नृत्य की शिक्षा उनके पिताजी से ही मिली थी। जब ये 9.5 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 14 साल की उम्र में वे लखनऊ गए। वहाँ उनकी भेंट कपिला जी से हुई। उनकी कृपा से ही बिरजू महाराज संगीत भारती से जुड़े। लखनऊ आकर वे भारतीय कला केंद्र से संबद्ध हो गए। वहाँ उन्होंने रश्मि नाम की एक लड़की को नृत्य कला में पारंगत किया। उन्होंने मनोयोग पूर्वक नृत्य कला की शिक्षा दी। कलकत्ते में
इनके नृत्य का आयोजन हुआ। वहाँ की दर्शक मंडली ने इनकी खूब प्रशंसा की। उसके बाद उनका प्रोग्राम भारत के विभिन्न नगरों, महानगरों में होने लगा। इन्हीं दिनों उन्होंने वाद्य यंत्रों का भी अच्छा खासा अभ्यास किया। उन्होंने 27 साल की उम्र में ही दुनिया भर में अनेक बैले किए। बैले एक यूरोपीय नृत्य है जिसमें कथानक, भावाभिनय और नृत्य शामिल होता है। नृत्य करके उन्होंने खूब नाम और पैसा अर्जित किया। बिरजू महाराज का पहला विदेशी ट्रिप रूस का था। बच्चों, रश्मि वाजपेयी जी के प्रश्न के उत्तर देने के क्रम में आपने सुना होगा कि पंडित बिरजू महाराज ने कहा था गंडा उनके पिताजी ने उन्हें बांधा था, और कहीं एक जगह आपने सुना होगा परन का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि परन क्या है और गंडा क्या है। परन पखावज के बोल हैं, और पखावज क्या है? तो पखावज एक वाद्य यंत्र है जिससे ऐसी ध्वनियाँ निकलती हैं जैसे कि हमने पंडित बिरजू महाराज को पढ़ने के क्रम में सुना था। और गंडा बांधने का जो जिक्र है कि उनके पिताजी ने गंडा बांधा, तो गंडा बांधना एक परंपरा है जिसे गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें शिष्य जब पूरी तरह से लगन के साथ अपने गुरु के सिखाए हुए मार्ग पर चलता है तब गुरु उसे गंडा बांधते हैं। इसी क्रम में इंटरव्यू लेने के क्रम में रश्मि वाजपेयी ने दूसरा सवाल किया पंडित बिरजू महाराज से। उन्होंने पूछा कि आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? इस प्रश्न के उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि उन्हें 27 साल की उम्र में ही संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। रश्मि वाजपेयी पुनः उनसे तीसरा प्रश्न करती हैं कि तीसरा प्रश्न है कि आपकी शादी किस सन में हुई? वे कहते हैं कि जब मैं 18 साल का था, बस इतना याद है मुझे, जबकि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर ले फिर शादी करें। पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थीं। उस घबराहट में शादी कर दी, पर वह मेरे लिए बहुत नुकसान दे रहा। एक जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई। अपने रियाज में और अपने नाच में ही मस्त हो सकता था, लेकिन इन पाबंदियों ने शादी, गृहस्थी और लखनऊ और घर, इन चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे। खैर, बात का हमारा किस्सा फिर सत्यजीत रे की फिल्म का रिसेंट किया था। उसके बाद से मेरी एक बड़ी खासी आदत रही है कि जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना है। ऐसा बना देना कि मैं खुद हूँ, यह कोशिश है। मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ। अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है, उस लड़की को नहीं सिखाना है, यह मेरे भेद नहीं है। बस यह छोटी सी कहानी थी। पुनः अगला प्रश्न करती हैं रश्मि वाजपेयी कि अपने शागिर्दों के बारे में बताए कि कौन ऐसा है जिसके बारे में सोचकर आपको लगता है कि वे कुछ करेंगे। प्रश्न पूछने पर बिरजू महाराज कहते हैं कि शागिर्दों में ऐसा है कि अब तुम हो इतने अरसे से, शाश्वती भी लगी हुई है। वैसे विदेशियों में वेरोनिक भी तरक्की कर रही है। उधर फिलिप मैकलिंटॉक था, वह चला गया, बहुत अच्छा था। उसकी फिर तमन्ना है कि फिर आके मुझसे सीखे। बाकी तीरथ प्रताप, प्रदीप, ये लोग नाम किए हैं, लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई है कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे हैं। कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम लोग रहते हैं जो कि उसे आगे बढ़ाएं। दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है। अच्छी स्थिति घर की नहीं है, पर उसका मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। कृष्ण मोहन, राम मोहन को उतना ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते, उस तरह का ध्यान नहीं देते जैसे कि मेरी कहानी आपने सुनी। उस तरह का त्याग मेरे बच्चे में भी नहीं है। पुनः रश्मि वाजपेयी अगला प्रश्न करती हैं कि इतनी बार आप देश विदेश गए तो कोई खास बात आपको याद आती है, कोई विशेष आयोजन? पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। जैसे लंदन फेस्टिवल तो एक बहुत ही ज़रूरी था, और एक दफ़ा अमेरिका में 2-4 जगह वहाँ भी कामगी हॉल में हम नाचे थे। अमेरिका में एक जगह एक लड़का, आंखें उसकी फटी हुई, एकदम अंदर आया, हांफते हैं और कांपते हुए। मैंने सोचा जाने क्या हुआ, तो उसको मैंने कहा मेरे साथ फ़ोटो खींचना है तुम्हें? यस यस।
अब लड़का तक बेहाल हो नाच देखकर, ये तो ज़रा मज़ेदार बात है। पाकिस्तान में कोई खातून थी, पूरे हॉल में उनकी ही आवाज़ आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत हैं, मगर मैं नाच की वजह से हूँ। लोग प्यार करते हैं मुझे बहुत, और मैं उस प्यार की वजह से ही इतना बढ़ा हूँ। पूरा अगला प्रश्न करती हैं रश्मि वाजपेयी कि आपको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का बहुत हाथ है। बिरजू महाराज जी कहते हैं कि बिल्कुल सही है यह बात कि अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। ठुमरियाँ भी मैंने उनसे सीखी, मेरी वाकई में गुरुआइन थी। वो माँ तो थी ही, गुरुआइन भी। और जब भी मैं नाचता था तो सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अम्मा को समझता था। जब भी वो नाच देखती थी तो मैं कहता था उनसे कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाबूजी वाला ढंग है ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो कहती नहीं बेटा, उन्हीं की तस्वीर हो। पर बैले वैले यह तो मेरा नया क्रिएशन था। और वह कहती कि तुम्हारा शरीर वगैरह टोटल ढंग वैसा ही है, बैठने का, उठने का, बात करने का, मतलब जैसा उनका था बस यही।